बॉयड घंटी बजाता हुआ गांव की ओर आता है। उसकी घंटी की आवाज सुनते ही गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। रात का समय इस गांव के लिए बेहद खौफनाक होता है, क्योंकि गांव में खतरनाक राक्षस घूमते हैं जो इंसानों को नोच नोच कर खा जाते हैं। गांव के लोग अपनी सुरक्षा के लिए एक विशेष ताबीज का सहारा लेते हैं। हर घर में यह ताबीज लटकाया जाता है, क्योंकि जब तक यह ताबीज मौजूद रहता है राक्षस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। लेकिन ये राक्षस चालाकी से काम लेते हैं। वे किसी इंसानी रिश्तेदार या आकर्षक लड़की का रूप धरकर दरवाजे पर दस्तक देते हैं, और जैसे ही कोई उन्हें पहचानने में भूल करता है और दरवाजा खोलता है, वे उसे अपना शिकार बना लेते हैं। राक्षसों के लिए यह ताबीज एक अभेद्य रुकावट है। वे किसी भी हालत में खुद दरवाजा नहीं खोल सकते और न ही घर में प्रवेश कर सकते हैं जब तक ताबीज मौजूद है। लोरेन देर रात तक अपने पति मेघन का इंतजार कर रही थी, लेकिन जब वह नहीं आया तो थक हार कर उसने घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर लिए। कुछ ही देर बाद खिड़की के बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। यह उसकी बेटी की दादी की आवाज थी, जो कह रही थी, बेटी दरवाजा खोलो, मुझे बाहर बहुत ठंड लग रही है। छोटी बच्ची उस आवाज पर विश्वास कर बैठी और खिड़की खोल दी। लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, वह राक्षस अंदर घुस आया और बच्ची पर हमला कर दिया। उधर मेघन बार में शराब पीकर बेसुध पड़ा हुआ था, अपनी जिम्मेदारियों से अनजान। सुबह होते ही गांव के रक्षक बॉयड उसे घसीटते हुए उसके घर लाए। वहां का दृश्य दिल दहला देने वाला था। राक्षसों ने उसकी पत्नी लोरेन और मासूम बेटी को बुरी तरह नोच नोच कर खा लिया था। मेघन को अपनी लापरवाही और गैर हाजिरी पर पछतावा हो रहा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गांव के कानून के मुताबिक जो भी नियम तोड़ेगा उसे सख्त सजा दी जाएगी। मेघन को सजा के तौर पर बिना ताबीज के एक छोटे बॉक्स में बंद कर पूरी रात राक्षसों के हवाले छोड़ दिया जाएगा। यह सजा गांव में अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखने के लिए तय की गई थी। एक परिवार छुट्टियां मनाने के लिए निकला था। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने एक बड़ा सा पेड़ गिरा हुआ मिला, जिससे मजबूर होकर उन्होंने शॉर्टकट लेते हुए हाईवे की ओर बढ़ने का फैसला किया। शॉर्टकट के रास्ते पर थोड़ी देर चलने के बाद वे अनजाने में उस खौफनाक गांव में पहुंच गए जहां राक्षसों का आतंक था। फैमिली का मुखिया जिम वैन से बाहर निकला और गांव के रक्षक बॉयड से हाईवे का रास्ता पूछकर वहां से निकलने की कोशिश की। लेकिन कुछ ही समय बाद उनका परिवार अजीब तरीके से घूमते हुए फिर उसी गांव में आ पहुंचा। यह सिलसिला बार बार होने लगा, मानो गांव उन्हें बाहर जाने से रोक रहा हो। बार बार की इस उलझन से जिम और उसका परिवार परेशान हो गए, लेकिन उन्हें इसका कोई कारण समझ नहीं आ रहा था। दूसरी ओर गांव के लोग अच्छी तरह जानते थे कि यह सब राक्षसों के प्रभाव के कारण हो रहा है। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए वैन को रोकने की योजना बनाई। गांव वालों ने सड़क पर कांटे बिछा दिए ताकि वैन आगे न बढ़ सके, लेकिन किस्मत का खेल कुछ और ही था। जिम की वैन की टक्कर किसी दूसरी गाड़ी से हो गई, जिससे वैन पलट गई। दूसरी गाड़ी में बैठे लोग भी इस इलाके से अनजान थे। गाड़ी में से एक लड़का टोबी बाहर निकलकर गांव वालों के पास पहुंचा और एक्सीडेंट की पूरी घटना उन्हें बताई। उसकी बात सुनकर टोबी को इलाज के लिए गांव भेज दिया गया, जबकि बॉयड और कुछ अन्य लोग दुर्घटना स्थल पर मदद के लिए रवाना हो गए। एक्सीडेंट की जगह पर उन्हें टोबी का दोस्त जेड मिला। वह सदमे में था, इसलिए बॉयड ने उसे हथकड़ी लगाई और वैन में जाकर जिम की सीट बेल्ट खोली और उसकी पत्नी डेबी और बेटी जूली को सुरक्षित बाहर निकाला। लेकिन ईथन के पैर में रॉड घुस गई थी। बॉयड ने जिम और उसकी पत्नी को समझाया कि रात जल्दी होने वाली है और इस जंगल में रात का समय बेहद खतरनाक होता है। उन्होंने तुरंत फैसला किया कि डेबी और जूली को गांव भेज दिया जाए, जबकि बॉयड जिम और एक 3rd ईयर की मेडिकल स्टूडेंट क्रिस्टी वैन में ही रुककर ईथन का इलाज करने का निश्चय करते हैं। दिन धीरे धीरे ढल रहा था और गांव के लोग नए आए लोगों को लेकर गांव की तरफ चले गए, लेकिन उनकी गाड़ी उनकी ही बिछाई हुई कांटेदार बैरिकेड से रास्ते में खराब हो गई। जैसे ही कांटों के कारण गाड़ी खराब हुई, सभी को समझ आ गया कि अब उन्हें जल्द से जल्द गांव के घरों के अंदर पहुंचना होगा। वे सभी पैदल गांव की ओर भागने लगे। गांव के घरों में मौजूद लोग भी डरे हुए थे। उन्हें शक था कि लौटने वाले लोग राक्षसों के भेष में हो सकते हैं। इस डर के कारण कोई भी दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी असली राक्षसों ने मौका पाकर जूली पर हमला करने की कोशिश की। इस नजारे ने घरवालों को यकीन दिला दिया कि ये लोग इंसान हैं
उन्होंने तुरंत दरवाजा खोलकर सभी को अंदर ले लिया। इस घर की मुखिया डोना एक सख्त मिजाज की बुजुर्ग महिला थी। उसने सुरक्षा के लिए नए लोगों को बंधवा दिया। उसने जेड को भी एक कमरे में बंद करवा दिया और माँ बेटी डेबी और जूली को अलग कर दिया। डोना ने डेबी को गांव की खौफनाक सच्चाई बतानी शुरू की। डोना ने कहा, यह गांव सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि हमारे साथ भी ऐसा ही कर चुका है। यहाँ जितने भी लोग हैं वे अलग अलग जगहों से आए हैं। सभी ने तुम्हारी तरह अपने रास्ते में एक गिरा हुआ पेड़ देखा और शॉर्टकट लेते हुए इस गांव में फंस गए। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। जो भी बाहर जाने की कोशिश करता है वह बार बार घूमकर वापस इसी गांव में आ जाता है। उधर सारा, जो अक्सर रहस्यमयी आवाजें सुनती थीं, उन्हें फिर से सुनने लगी। आवाजों के प्रभाव में वह टोबी को मार देती है। उसके मृत शरीर के पास बैठकर वह बुदबुदाती है, मुझे माफ करना टोबी, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। रात का अंधेरा गहराते ही राक्षस गांव के घरों के चारों तरफ घूमने लगे, लेकिन बॉयड ने वैन में ताबीज लगा दिया था जिससे राक्षस अंदर नहीं आ सकते थे। वैन के भीतर क्रिस्टी, जिम और बॉयड ने बहुत मेहनत के बाद इथन के पैर से लोहे की रॉड निकाल दी। सुबह होते ही फादर खत्री, केनी, डेबी और जूली एक्सीडेंट की जगह पहुंचे। उन्होंने देखा कि इथन अब सुरक्षित है और पूरा परिवार सलामत है। यह देखकर सब बेहद भावुक हो गए। उधर सारा को फिर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई दीं। उन आवाजों के प्रभाव में आकर उसने रात में हॉस्पिटल का दरवाजा खुला छोड़ दिया और खुद अपने घर चली गई। इसका खौफनाक नतीजा निकला। राक्षस अंदर घुस आए और केनी के पिता और नर्स को बेरहमी से मार डाला। अगली सुबह यह मंजर देखकर केनी गहरे सदमे में चला गया। जेड को पूरा गांव एक बड़े खेल का हिस्सा लगने लगा था। उसे लगा कि यह सब एक चुनौती है जिसे जीतने पर बड़ा इनाम मिलेगा। इस सोच में वह सुराग ढूंढने के लिए गांव में इधर उधर भागने लगा। इस बीच फादर खत्री ने जिम और डेबी को सलाह दी, ताबीज को हमेशा दरवाजे पर टांगो, खिड़कियों को अच्छी तरह से बंद करो और पर्दे हमेशा खींचे रखो। यहां वही जिंदा रहता है जो खुद को इस जगह के हिसाब से ढाल लेता है। खत्री ने उन्हें रहने के लिए मेघन का घर दिया। जिम के पूछने पर खत्री ने बताया कि जब इन पर हमला हुआ तब वह पिता शराब के नशे में बार में बेहोश पड़ा हुआ था। दूसरी ओर विक्टर ने ईथन से बातचीत में बताया कि वह पहचान सकता है कि यहाँ कौन कौन से पेड़ चलते हैं। ईथन ने उसे बताया कि वह रोज खिड़की से एक लड़के को देखता है। तभी जूली वहां आ गई और ईथन को घर के अंदर ले गई। गांव के लोग एक मीटिंग आयोजित करते हैं जहां फादर खत्री सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं, जब तक यहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, हमें मिलकर रहना होगा। नए लोग ये तय करेंगे कि वे गांव के लोगों के साथ रहना चाहते हैं या कॉलोनी हाउस के साथ। अब गांव के लोगों के साथ रहना चाहते हैं तो पत्थर उठाइए, और अगर कॉलोनी हाउस में खुलकर जीना चाहते हैं, भले ही कल का कोई भरोसा ना हो, तो फूल उठाइए। जैसे ही फादर खत्री चुनाव करवाते हैं वहां जेड आकर सब पर हंसने लगता है और कहता है, वाह, सबको देखकर लगता है जैसे कोई बढ़िया ड्रामा चल रहा है, मस्त एक्टिंग कर रहे हो। इस पर बॉयड उसे पकड़कर उसे चुनाव करने के लिए मजबूर करता है। जेड गांव में रहने का चुनाव करता है। जिम, डेबी और इथन भी गांव में रहने का फैसला करते हैं, लेकिन जूली कॉलोनी हाउस में रहने का निश्चय करती है। इस पर जिम और डेबी विरोध करते हैं, लेकिन बॉयड उन्हें समझाते हुए कहता है, घबराओ मत, मेरा बेटा एलिस भी वहीं रहता है, वह जूली का ख्याल रखेगा। केनी जेड को टोबी की लाश दिखाता है, जिसे देखते ही जेड को समझ आ जाता है कि इस गांव का हर डरावना किस्सा सच है। शाम होते ही मेघन को सजा के तौर पर बॉक्स में बंद कर दिया जाता है और रात होते ही राक्षस उसे बेरहमी से नोच नोच कर खा जाते हैं। दूसरी तरफ विक्टर का अतीत सामने आता है। बचपन में उसने इन राक्षसों द्वारा नोची गई लाशें देखी थीं और उसी दौरान उसने वह लड़का भी देखा था जो अब इथन को दिखाई देता है। विक्टर रेस्टोरेंट में इथन से मिलता है और उससे अजीब अजीब बातें करने लगता है। जब जिम यह देखता है तो वह विक्टर को धमकाकर भगा देता है, लेकिन जब जिम और डेबी अपने झगड़ों में व्यस्त थे तभी विक्टर वापस आकर इथन से कहता है, आओ, हमें उसे ढूंढना होगा, वह काफी समय से कहीं दिखा नहीं है। इथन उसकी बातों में आकर उसके साथ जंगल में चला जाता है। जंगल में विक्टर एक अजीब पेड़ के पास पहुंचता है और उसमें एक पत्थर फेंकता है। वह पत्थर ऊपर से नीचे गिरता है। उधर जिम और डेबी इथन को ढूंढते हुए बाहर आते हैं। घर के बाहर उन्हें इथन की बैसाखी मिलती है और दोनों जंगल में इथन को ढूंढते हुए
वे उन तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक बहुत सारे कुत्ते आकर उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन विक्टर अपनी बंदूक निकालकर कुत्तों पर फायर करता है और उन्हें भगा देता है और खुद भी भाग जाता है। जिम बॉयड के पास आकर उसे विक्टर के बारे में बताता है कि वह अपने बॉक्स में तमंचा रखता है, उसे समझा देना कि वह उसके बेटे से दूर रहे। इस बीच विक्टर कब्र खोदता हुआ दिखाई देता है। जब डोना उससे पूछती है कि वह क्या कर रहा है, तो विक्टर जवाब देता है कि वह पहले से ही तैयारियां कर रहा है। दूसरी ओर सारा फिर से अजीब आवाजें सुनती है जो उसे ईथन को मारने का आदेश देती हैं। सारा जिम के परिवार से दोस्ती करने की कोशिश करती है और ईथन को अपने साथ खेलने के लिए ले जाने की बात करती है। हालांकि डेबी को सारा पर शक होता है और वो अपने बेटे के साथ जाती है, लेकिन सारा चालाकी से डेबी को धोखा देकर बंद कर देती है और ईथन को मारने के लिए जाती है। तभी सारा का भाई आ जाता है, पर गलती से सारा के चाकू से वह मारा जाता है। फादर खत्री सबको बताता है कि सारा जंगल में भाग गई है, जबकि उसने सारा को चर्च के बेसमेंट में छिपा रखा है। खत्री जानता है कि सारा उन आवाजों को सुन सकती है और उसे लगता है कि यही एक तरीका हो सकता है जिससे वे इस जगह से बच सकते हैं। सारा बताती है कि उन आवाजों ने उसे बताया कि 2 गाड़ियां पहले भी यहां एक साथ आई थीं और उनकी वजह से सभी मारे गए थे। अब वही घटना दोबारा होने वाली है। अगर मैं वही करूं जो आवाजें कह रही हैं, तो वे यहां से निकल सकते हैं। उन्होंने आपको वह बैग जमीन में गाड़ते हुए भी देखा था, पर यह बात तो सिर्फ खत्री को ही पता थी। वह जल्दी से बैग को निकालने के लिए भागता है। दूसरी ओर जिम और जेड मिलकर एक एंटीना बनाकर रेडियो से संपर्क स्थापित करने और यहां से बचने की कोशिश करते हैं। डेबी और जिम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि बिजली की तारें जमीन के नीचे कहां तक जाती हैं। कॉलोनी हाउस के लोग इस दौरान पार्टी कर रहे होते हैं। पार्टी के दौरान एक आदमी खिड़की से एक राक्षसी लड़की को देखकर फंस जाता है, जो उसे अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करती है। आखिरकार वह उसकी चाल में फंसकर खिड़की खोल देता है। तभी राक्षस उसे मार डालता है और बाकी राक्षसों को अंदर आने के लिए खिड़की खोल देता है। इधर जूली पार्टी के शोर शराबे से परेशान होकर विक्टर के कमरे में चली जाती है। इस बीच राक्षस कॉलोनी हाउस के अंदर घुस जाते हैं और मार काट मचा देते हैं। विक्टर और जूली को जब पता चलता है तो वे रस्सी के सहारे नीचे उतरकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। उधर कॉलोनी हाउस के बचे हुए लोग वैन में बैठकर गांव की ओर भागते हैं। इस बीच फादर खत्री बॉयड को बताता है कि उसने सारा को चर्च के अंडरग्राउंड बेसमेंट में छुपा रखा है। यह सुनकर बॉयड नाराज हो जाता है और खत्री पर गन तान देता है, क्योंकि उसने नियम तोड़ा था। लेकिन खत्री उसे समझाता है कि सारा के पास आवाजें सुनने की शक्ति है और शायद वही सबको यहां से बाहर निकाल सकती है। दूसरी ओर जिम और डेबी एक गहरा गड्ढा खोदने में जुटे हुए हैं, यह जानने के लिए कि जमीन के नीचे क्या है। जंगल में विक्टर जूली को एक पेड़ के अंदर जाने के लिए कहता है और उसे कहता है कि अपने भाई ईथन को जाकर बताना कि वह शुरू हो गया है, वह समझ जाएगा। जूली पेड़ के अंदर जाते ही एक घर में पहुंच जाती है। इधर कॉलोनी हाउस वाले उसी घर के पास पहुंचते हैं जहां बॉयड और खत्री बातचीत कर रहे थे। खत्री और बॉयड मिलकर कॉलोनी हाउस वालों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसी बीच फादर खत्री मारा जाता है। केनी बॉयड को हालात संभालने के लिए कहता है, लेकिन बॉयड उससे कहता है, अब ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरे बाद तुम्हें शेरिफ बनना है और यह जिम्मेदारी तुम्हें निभानी होगी। इसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जब बॉयड अपनी फैमिली के साथ यात्रा कर रहा था। रास्ते में उसे वो रहस्यमयी पेड़ दिखाई दिया। शॉर्टकट के लालच में वह भी इस गांव में फंस गया था। उनकी गाड़ी को फादर खत्री ने रोका और उन्हें जंगल के खतरों के बारे में आगाह किया था। तभी जंगल में राक्षसों की डरावनी आवाजें गूंजने लगीं। खत्री ने उन्हें फौरन सुरक्षित अंडरग्राउंड घरों में ले जाने का फैसला किया। सुबह जब सब ऊपर आए तो हर तरफ लाशें ही लाशें बिछी हुई थीं। कुछ दिनों बाद बॉयड जंगल में भटककर राक्षसों से बचने की कोशिश करता है। भागते भागते वह एक रहस्यमयी जगह पर पहुंचता है, जहां अचानक राक्षस उसका पीछा छोड़कर लौट जाते हैं। बॉयड देखता है कि वहां जादुई पत्थर रखे हुए थे। बॉयड उन पत्थरों को इकट्ठा कर गांव के हर घर में लटकाने का फैसला करता है, ताकि सभी सुरक्षित रह सकें। बॉयड की पत्नी अचानक मानसिक अस्थिरता का शिकार हो जाती है और तमंचे से एक एक करके गांव वालों को मारने लगती है। जब वह अपने बेटे की ओर बंदूक तानती है तो बॉयड को मजबूरी में अपनी पत्नी को मारना पड़ता है, जिससे बॉयड का बेटा उससे नाराज होकर अपने पिता से दूर कॉलोनी हाउस में रहने का फैसला करता है। अब वर्तमान में कुछ समय बाद बॉयड सारा को जंगल में लेकर जाता है और उसे एक टूटे हुए घर में छोड़ते हुए कहता है कि वह शाम से पहले वापस आ जाएगा। गांव लौटकर वह अपने बेटे से मिलता है
और उसे बताता है कि वह एक खोज पर जा रहा है। इसके बाद वह जरूरी सामान और राशन लेकर लौटता है और सारा को हथकड़ियां लगाकर यात्रा शुरू करता है। उधर जिम और जेड कॉलोनी हाउस की मुखिया डोना के पास जाकर उससे अनुरोध करते हैं कि कॉलोनी हाउस गांव की सबसे ऊंची जगह है और वे वहां एक टावर लगाना चाहते हैं ताकि एंटीना के जरिए बाहर की दुनिया से संपर्क किया जा सके। डोना खुद भी यहां से निकलना चाहती थी, इसलिए वह उन्हें परमिशन दे देती है। जंगल में चलते चलते सारा बॉयड से कहती है कि मैं भी सबकी मदद करना चाहती थी। मैंने उन आवाजों को इसलिए फॉलो किया था क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो हम सबको यहां से निकाल देंगे। उसकी बातें सुनकर बॉयड उसकी हथकड़ियां खोल देता है। यात्रा के दौरान बॉयड और सारा को पेड़ों पर लटकी हुई बोतलें दिखाई देती हैं। बॉयड उन्हें नीचे उतारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सारा को फिर से रहस्यमयी आवाजें सुनाई देती है। रात का समय होता है और बॉयड और सारा जंगल में टेंट लगाकर आराम करते हैं, लेकिन तभी एक सफेद रोशनी वाले राक्षस का हमला होता है। लेकिन उनके पास जादुई पत्थर होने से वह बच जाते हैं। गांव में जिम, जेड और बाकी लोग मिलकर टावर का निर्माण पूरा कर लेते हैं। ऊर्जा की पूर्ति के लिए गांव की बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि पूरी सीरीज में यह नहीं दिखाया जाता कि यह बिजली कहां से आ रही है। केवल यही दिखाया गया है कि बिजली की तारें जमीन में गहरी धंसी हुई हैं। जिम और उसका परिवार इन तारों का रहस्य जानने में जुटा रहता है। जब टावर बनकर तैयार हो जाता है, तभी एक भयंकर तूफान आ जाता है। सभी लोग सुरक्षित जगहों की ओर भागते हैं। इस बीच रेडियो चालू रहता है और अचानक किसी अजनबी से संपर्क हो जाता है। रेडियो में एक आवाज जिम को बताती है कि तुम्हारी पत्नी को गड्ढा नहीं खोदना चाहिए था। यह सुनकर जिम अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपने घर की ओर भागता है। उधर डेबी गड्ढा खोदते हुए एक गुफा तक पहुंच जाती है। वहां उसे विक्टर पहले से मौजूद मिलता है। विक्टर उसे बताता है कि यह गुफा राक्षसों के आराम करने और उनकी चित्रकारी करने की जगह है। तभी तूफान से घर का कुछ हिस्सा गिरने लगता है, जिससे डेबी और विक्टर गुफा में और आगे भाग जाते हैं। इस दौरान तूफान में बॉयड और सारा भी रास्ता भटक जाते हैं। उन्हें वही सफेद कपड़ों वाला बच्चा बताता है कि वे पेड़ के अंदर जाकर सुरक्षित रह सकते हैं। सारा पहले बॉयड को पेड़ के अंदर भेजती है, लेकिन जैसे ही बॉयड पेड़ के अंदर जाता है, वह कहीं और जाने की बजाय वहीं फंस जाता है और पहला सीजन यहीं समाप्त हो जाता है। अगर आप दूसरे सीजन की कहानी का विवरण चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। मैं आपके लिए अगली कहानी भी तैयार कर दूंगा।